नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे पुष्पों के बारे में और पुष्पों के डायग्राम से समझेंगे, उसके चित्र के माध्यम से समझेंगे कि आपसे जो है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और उसका क्या उत्तर हो सकता है। तो इन पुष्पों को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं और आप भी उसको जो है समझिए। मैं आपको जा रहा हूं समझाने। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपको पुष्प दिख रहा है, तो ये जो पुष्प है ना, ये खासकर उन पौधों की बात करेंगे जो लैंगिक जनन करते हैं, जिनमें लैंगिक जनन होता है उनकी हम बात करते हैं। तो लैंगिक जनन में दो तरह के पुष्प आपको दिखाई देंगे, एक होते हैं एक लिंगी, एक होते हैं द्विलिंगी। और इस आधार पर अगर लिंग के आधार पर देखा जाए तो एक उसमें नर पुष्प होता है और एक क्या होता है, मादा पुष्प होता है। लेकिन यहाँ पर हम पुष्पों की संरचना की बात करेंगे और पुष्पों की संरचना में ये समझेंगे कि कौन सी संरचना का क्या कार्य होता है और उसका महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। आइए समझते हैं। जैसा कि आप पुष्प देख पा रहे हैं और आपको बताया गया है कि जो पुष्पों का अध्ययन है उसे एंथोलॉजी कहते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, जबकि बड़े पैमाने पर पुष्पों की खेती की जाती है। तो पुष्पों की जो बड़े पैमाने पर खेती की जाती है उसे हम जो है कि फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। आप ये जानते हैं कि पुष्पों का उपयोग हर जगह किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सजावट के लिए हो गया, शादी विवाह में हो गया, या फिर किसी को श्रद्धांजलि देना हुआ, या फिर उससे परफ्यूम बनाना हुआ, तो ये कई तरह की चीजें जो है पुष्पों से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। अब बच्चों इसमें जो रंग बिरंगा दिख रहा है ना, ये जो पूरा येलो येलो जो ये रंग बिरंगा ये दिख रहा है ना, ये क्या करता है कि पुष्पों के में एक तरह से कह सकते हैं कि आकर्षण का केंद्र होता है और इसे हम पेटल्स या पंखुड़ी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पंखुड़ी या पेटल्स के नाम से। अब इसका कार्य क्या है? जो पेटल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और होगा क्या कि वे कीट पतंग क्या करेंगे कि इनसे नेक्टर ले जाने का काम करेंगे और उस नेक्टर की सहायता से वो क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? शहद बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही कीट इसके नजदीक आते हैं तो इसमें क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं परागण। परागण का मतलब होता है कि पराग कणों का स्थानांतरण होना, पराग कणों का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो अब ये जो आपको रंग बिरंगा दिख रहा है इससे हम पंखुड़ी कहते हैं। और ये पंखुड़ी क्या करते हैं, ये पेटल्स कहते हैं, ये क्या करते हैं कि कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और परागण क्रिया संपन्न कराने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे आपको दिख रहा है, नीचे जो दिख रहा है ना, जो आपको नीचे दिख रहा है जो ग्रीन कलर का होता है, आप देखो जैसे टमाटर है ना, तो टमाटर के ऊपर देखो ग्रीन ग्रीन लगा रहता है। या भिंडी की बात कर लेते हैं या बैगन की बात कर लेते हैं, तो उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन लगा रहता है ना, जैसे इसमें दिख रहा है, ये जो नीचे इस तरह की संरचना आपको दिखाई दे रही है, वो क्या करता है कि जब पुष्प कली अवस्था में रहता है तो ये इसके अंदर बंद रहता है। उसके बाद जैसे जैसे वह धीरे धीरे खिलना शुरू होता है तो ये ऐसे धीरे 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 क्या होता है कि किनारे लग जाता है। तो होता क्या है बच्चे कि ये एक तरह से तो ग्रीन कलर का है जो प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन का निर्माण कर पुष्प को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। इसके साथ साथ यह क्या करता है, पुष्प को कली अवस्था में घेर कर रखता है। जब इसमें पुष्प की शुरुआती अवस्था होते हैं ना, तो उस दौरान क्या होता है कि जो सेपल्स होते हैं, जो बाह्य दल होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको घेर कर रखते हैं। बात समझ में आ रही ना? तो इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। इसके अलावा आपको नीचे जो है एक डंडी नुमा संरचना दिख रही है, नीचे
डंडीनुमा दिख रही है। जो डंडीनुमा इसमें संरचना है वो क्या करती है कि उस पर पुष्प जो है टिका होता है, जिसको हम थैलमस या उसको हम पेडिसेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो थैलमस होता है, जो पुष्पासन होता है ना, तो पुष्पासन के द्वारा क्या होता है कि फल का विकास हो जाता है। तो ऐसे फलों को हम असक्त फल कहते हैं। असक्त फल का उदाहरण क्या है? जैसे कि काजू है, कटहल है, सेब है, नाशपाती है। तो ये सब असक्त फल है, आभासी फल हैं, जिन्हें हम फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। तो पहला समझ लिए कि जो इसमें दिख रहा है रंग बिरंगा जो दिख रहा है उसको पंखुड़ी कहते हैं। तो पंखुड़ी क्या करता है कि कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जबकि नीचे वाला जो सेक्शन दिख रहा है, जो नीचे वाला सेक्शन दिख रहा है उसे हम सेपल्स कहते हैं या उसे हम बाह्यदल कहते हैं। उसके नीचे वाला जो सेक्शन दिख रहा है उसको हम कहते हैं क्या? पुष्पासन कहते हैं या उसको थैलमस कहते हैं, जिस पर पुष्प टिका हो। जैसे पुष्प है ना, तो पुष्प इस पर क्या है? टिका हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं? पुष्प आसन। क्या कहते हैं? पुष्प आसन। तो ये देखो, ये ना, ये पुष्प जो है इसके ऊपर क्या है? टिका हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। अब तो पुष्पों को हम जो है कि लिंग के आधार पर देखते हैं, तो उसमें एक मेल फ्लावर होगा और एक क्या होगा? फीमेल फ्लावर होगा। तो अब उसमें से जो नर पुष्प है या जो मादा पुष्प है, हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ समझाता हूँ कि उनका क्या रोल होता है। अब यहाँ पर पुष्प में जो आप संरचना ऐसे देख रहे हैं, जो इस तरह की संरचना बनी, जो ये वाली संरचना है, जो ये वाली संरचना आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। परागकोश में ही पराग कणों का निर्माण होता है। परागकोश के अंदर पराग मात्र कोशिकाएं होती हैं, जो लगातार कोश का विभाजन कर लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं, और लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणुधानी में होता है, और इन्हीं लघु बीजाणुओं के द्वारा परागकण विकसित होते हैं। उसके बाद जिस पर परागकोश टिका हुआ है, जिस पर परागकोश टिका हुआ है वो है फिलामेंट, तंतु है ना। तो अब जैसे ही मान लेते हैं ये है ना, तो अब ये क्या है कि इसको मान लेते हैं कि परागकोश है, और परागकोश के नीचे ये, तो ये जुड़ा हुआ है ना, इसको तंतु कहते हैं। और ये है परागकोश, जिसके अंदर क्या बन रहे हैं? परागकण बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? परागकण बन रहे हैं। और इन परागकणों को निर्माण में और इन परागकोशों को ऊर्जा देने में जो तंतु है, जो फिलामेंट है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हालांकि निषेचन के बाद ये सब मुरझा के गिर जाते हैं। तो अब जब परागकोश और फिलामेंट, जिसको हम तंतु कहते हैं, जब ये दोनों मिल जाते हैं बेटा, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? पुंकेसर। जो पुंकेसर होता है उसको हम उमंग बोलते हैं, जिसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। और जो एंड्रोशियम होता है उसी को हम बोलते हैं क्या? नर पुष्प। तो नर पुष्प में कौन कौन से आएगा? आपका परागकोश आ जाएगा, तंतु आ जाएगा। जब परागकोश और तंतु आपस में मिल जाएंगे तो ये बना लेते हैं क्या? पुंकेसर। अब पुंकेसर को ही हम बोलते हैं पुमंग, अब पुमंग को क्या बोलते हैं? नर पुष्प। तो ये सब नर पुष्प के भाग हैं। देखो, नर पुष्प का जो बेसिकली काम होता है वो परागकणों को डेवलप करना। जिस तरह अगर ह्यूमन में बात करते तो जिस तरह ह्यूमन में क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से पौधों की बात करते हैं तो उसमें जो नर पुष्प होगा उसमें क्या बनेगा? परागकण बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना बच्चे? फिर आगे देखते हैं। फिर यहाँ पर आपको जो इसमें जो ये वाला भाग दिख रहा है, जो ये बिल्कुल अंडे नुमा संरचना दिखाई दे रहा है ना, ये अंदर वाला, ये देखो जो अंडे नुमा संरचना दिखाई दे रहा है, यह मादा पुष्प का जो है अंडाशय है, और यही अंडाशय जो है बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। और अंडाशय के ऊपर जो भित्ति पाई जाती है ना, जो वाल होती है, वो फल भित्ति में डेवलप हो जाती है।
अब इसके अंदर कुछ इस तरह की संरचना अंदर जो दिख रही है अंडाशय के अंदर, जो अंडाशय के अंदर दिख रही है उसे हम बोलते हैं ओव्यूल, या उसको हम कहते हैं बीजांड। ये बीजांड बाद में जो है बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसके आगे थोड़ा से आगे बढ़ते हैं तो ये जो नलीनुमा संरचना दिखाई दे, जिसमें जो नलीनुमा संरचना आपको दिख रही है उसे हम बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका कहते हैं, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं स्टाइल। क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। अब स्टाइल और वर्तिका के जस्ट ऊपर जो आपको इस तरह की संरचना जो ये दिख रही है उस संरचना को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। बात समझ में आ रही है? तो अब जब स्टिग्मा जो है ना, जो इसमें से स्टिग्मा है, स्टिग्मा पर ही क्या होता है कि कोई परागकण आकर लैंड करेगा, उस पर ही अवतरित होगा कोई परागकण। जैसे कोई कीट पतंग है या बदबख्शी है, तो अब वो क्या करती है, पुष्प के पास गई मकरंद लेने के लिए, तो उसे मकरंद तो लिया लेकिन जो परागकण है उसके बॉडी से चिपक गए। फिर वो मधुमक्खी उड़ के धीरे 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 फिर उड़ के आई, उसके बाद जाकर वर्तिकाग्र पर दूसरे पुष्प पर बैठ गई, तो उसके परागकण जो है वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। फिर वर्तिका पर जैसे ही परागकण गिरते हैं तो वो क्या होते हैं, वर्तिका की सहायता से होते हुए पहुंच जाता है, वर्तिका की सहायता से पहुंच जाता है अंडाशय में, और अंडाशय में जहां बीजांड होता है वहां पर जो भ्रूण कोष होता है वो क्या करता है कि वहां पर उनका निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचन हो जाता है। फिर ये परिवर्तित होना शुरू होते हैं, तो इसमें जो पंखुड़ी है ये मुरझा के गिर जाएगा, जो तंतु है वो मुरझा के गिर जाएगा, जो इसमें से और भी भाग है वो गिर जाएंगे, लेकिन इसमें मुख्यतः क्या बचेगा? अंडाशय बचेगा और बीजांड बचेगा। तो वही अंडाशय क्या होगा? फल में बदल जाएगा, और जो बीजांड होगा वो बीज में बदल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? एक बार रिकैप कर दे। अब इसमें जो रंग बिरंगी भाग दिख रहा है उसे हम पंखुड़ी कहते हैं, जो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसमें जो आपको पुष्प के जो साइड साइड में दिख रहा है, ठीक है, एक बॉक्स नुमा संरचना बना हुआ है, उसे हम बोलते हैं परागकोश, और परागकोशों में ही परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश जिस पर टिका हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो परागकोश और तंतु जब मिलते हैं तो ये क्या बन गए बेटा? बोलो बोलो बोलो, क्या बन गए? पुंकेसर बन गए। अब पुंकेसर को ही हम बोलते हैं पुमंग, या इंग्लिश में से बोलते हैं एंड्रोशियम। फिर इसके नीचे जो है उसे हम बोलते हैं क्या? नर पुष्प। तो नर पुष्प में क्या क्या आएगा? परागकोश आएगा, तंतु आएगा, इन दोनों के सामूहिक रूप को हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर को हम क्या बोलते हैं? पुमंग, एंड्रोशियम। और जब वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड ये आपस में मिलते हैं तो इस भाग को हम बोलते हैं स्त्री केसर, और स्त्री केसर भाग को हम बोलते हैं जायम, गाइनोशियम कहते हैं, और गाइनोशियम को ही बोलते हैं मादा पुष्प। तो ये रहा आपका जो है पुष्प की संरचना, जो आपको प्रैक्टिकल में या फिर आपके एग्जाम में जो क्लास 12 के लिए बहुत अनिवार्य है, और इसके साथ साथ कक्षा 10 के लिए भी है, दोनों के लिए है, क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए है। तो ये चीज समझ में आ रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः पूछता हूं कि पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एंथोलॉजी। क्या होगा? एंथोलॉजी होगा। जबकि पुष्पों की जो खेती होती है उसे हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। बस आज के लिए इतना बहुत है, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा। जो चीजें ना समझ में आए तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज नहीं समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।